निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। सबसे पहले नजर डालेंगे डिफेंस पार्टनरशिप से लेकर समुद्री सुरक्षा तक कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनई और सिंगापुर का दौरा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज ब्रुनई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे और आज ब्रुनई में वो सुल्तान हाजी से भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद सिंगापुर में जाके भी उनकी कई द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इसके अलावा खबरें मॉनसून से भी जुड़ी हुई होंगी। बताएंगे आपको कि देश के कई राज्यों में किस तरीके से बारिश जो है वो आफत बनकर बरसी है। और अगले 1 घंटे मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी मुकुल। सुप्रभात। सुप्रभात भावना, क्योंकि आज के दिन की अगर बात की जाए तो नया सवेरा में ना सिर्फ ये खबरें होंगी बल्कि इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, अर्थ जगत से जुड़ी खबरें और साथ ही हम बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक की भी। खेलों की दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है, देश किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है, ये तमाम जानकारी आपको अगले 1 घंटे के दौरान हम यहाँ देंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की ब्रुनई यात्रा का दूसरा दिन। सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ होगी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। आज ब्रुनई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। अपने समकक्ष लॉरेंस वॉन्ग से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। व्यापार और निवेश में नई संभावनाओं के खुलेंगे द्वार। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज। सशक्त और सुरक्षित भारत की थीम। एक ही जगह सभी सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर होगी महत्वपूर्ण चर्चा। त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूह के साथ शांति समझौते पर आज दिल्ली में होंगे हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री माणिक साह रहेंगे मौजूद। हरियाणा चुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों जारी कर सकते हैं पहली सूची। वहीं जम्मू कश्मीर में सभी दलों के प्रचार अभियान से बड़ी चुनावी गर्मी। राहुल गांधी आज रामबन और अनंतनाग जिलों में करेंगे अभियान की शुरुआत। ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त एएसआई सर्वे की मांग पर आज जिला अदालत में सुनवाई। पिछली बार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने अतिरिक्त सर्वे की जरूरत पर उठाए थे सवाल। रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन में देर रात हथियार प्रमुख और 4 मंत्रियों का इस्तीफा। ज़ेलेंस्की सरकार में संभावित फेरबदल से पहले मची उथल-पुथल। और पेरिस पैरालंपिक में भारत के पास अब तक 20 पदक। अजीत सिंह और शरद कुमार ने सिल्वर तो मरियप्पन ने कांस्य पदक पर किया अपने नाम। आज साइकिलिंग, पावर लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग और तीरंदाजी में भी पदक की उम्मीद। और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि भारत ब्रुनई के ऐतिहासिक रिश्तों के बारे में और कैसे इन नए रिश्तों को मिल रही है नई उड़ान। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनई की यात्रा पर हैं। ब्रुनई के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अहम 40 साल और पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा के इस बेहद खास मौके पर दोनों देशों के बीच एक अलग ही ऊर्जा महसूस की जा रही है। बिल्कुल सही कहा मुकुल आपने। आज प्रधानमंत्री मोदी और ब्रुनई के सुल्तान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और इनका आदान प्रदान होगा। ब्रुनई के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के अहम 40 साल और पहली बार किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री की अगवानी की क्राउन प्रिंस हाजी अल मुत्ताही बिल्लाह ने। एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया।
गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही होटल पहुंचा, वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों में खुशी की लहर दौड़ गई। गर्मजोशी देखने लायक रही। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के अभिवादन को प्रधानमंत्री ने बखूबी स्वीकार किया। बहुत अच्छा लगा। आते ही उन्होंने बच्चों के पेंटिंग को देखा, बहुत ही सराहाया और उनको उन्होंने हस्ताक्षर दिया है। ये मेरी छोटी बेटी का पेंटिंग है, कल रात से बना रही थी और उसको हस्ताक्षर मिला। बहुत उत्साहित हूँ ये चीज़ सुन के कि प्रधानमंत्री पहले हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बात की, बच्चों के पेंटिंग को सराहा उन्होंने और उन्होंने साइन किया उस चीज़ को। ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगाउन में मौजूद भारतीय उच्चायोग की बनी नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ये वास्तुकला की दृष्टि से दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन भारतीय उच्चायोगों दूतावासों में से एक है। इसे पारंपरिक भारतीय शैली में तैयार किया गया है। इसका निर्माण 300 लोगों की क्षमता वाले एक बहुउद्देशीय हॉल के साथ आधुनिक सुविधाओं के साथ संपन्न किया गया है। प्रवासी भारतीयों ने दूतावास में भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते, दीपा ज्योतिर्नमोस्तुते। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ब्रुनेई अभी लास्ट मंथ ही आई थी और इन द वेरी सेकेंड मंथ आई वॉज एबल टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक सुल्तान उमर अल सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद का नाम ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान के पिता और उनके पूर्ववर्ती सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया है। मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस भव्य मस्जिद के निर्माण में 4 साल लगे थे। ब्रुनेई से मुनमुन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ब्रुनेई की यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले पड़ाव में सिंगापुर के लिए उड़ान भरेंगे। सिंगापुर वो देश है जो भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है और भारत में एफडीआई का बड़ा स्रोत है। प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। ब्रुनेई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार शाम को सिंगापुर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी का यह सिंगापुर का 5वां दौरा है, लेकिन यह दौरा 6 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। सिंगापुर की यात्रा इस मायने में भी काफी अहम है क्योंकि पीएम मोदी का ये ऐतिहासिक दौरा तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद हो रहा है। इसके साथ ही सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग ने इस साल मई के महीने में सिंगापुर के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है हमारे दृष्टिकोण से, सिंगापुर के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से। दोनों प्रधानमंत्रियों के टेन्योर में जल्दी ही हम दोनों की विजिट हो रही है, बातचीत हो रही है। ये हमारे दोनों रिश्तों के लिए, दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है 10 साल से चल रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी सिंगापुर का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने हमारे साथ अच्छा सहयोग किया है और अब देखें तो हमारे आसियान के एंगेजमेंट भी पिछले 10 साल में काफ़ी बढ़ी है। भारत और सिंगापुर की साझा विरासत, इतिहास और सांस्कृतिक संबंध तो हैं ही, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार के प्रयासों से आपसी संबंधों में काफी प्रगति हुई है। एक तो महत्वपूर्ण जो है वो स्किल्स की एरिया है। सिंगापुर में स्किलिंग और स्किल्स ट्रेनिंग की काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस है। वो इंस्टीट्यूशंस को हम इंडिया ले जाना चाहते हैं। ग्रीन एनर्जी है, सस्टेनेबिलिटी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन एमोनिया है, उस पे भी सहयोग की बात हो रही है। हेल्थ सेक्टर है, पूरा डिजिटल स्पेस जो है, हमारा जो यूपीआई है यहाँ एक पे नाउ का इक्विवेलेंट है, उसके साथ कनेक्टेड है, जिसके वजह से हमारे लोग जो यहाँ आते हैं काम करने, रेमिटेंस वापस भेज सकते हैं ऑनलाइन, और मर्चेंट्स पेमेंट में भी उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि यहाँ भी यूपीआई चल सके हमारा। ये सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी जो है इसको स्थापित किया है 1949 मई में। तो इस साल जो है हमारा 75 इयर्स का डायमंड जुबली चल रहा है और हमारे पास करीब 2000 स्टूडेंट्स हैं, सब एज ग्रुप्स के। 3 साल के बच्चे से लेके 80 साल के उम्र के लोग हैं जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, डांस और आर्ट्स को यहाँ पे परस्यू करते हैं।
बोथ कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी दोनों तरह के फैकल्टीज़ हैं। हमारे पास में 28 टीचर्स हैं जो हिंदुस्तान से आए हैं। तो बेस्ट ऑफ इंडिया टीचर्स आर हियर विद अस हु ट्रेन these 2000 plus people who want to pursue Indian culture, dance and art. पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिंगापुर में रह रहे भारतीय मूल के लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीते वर्षों में भारत में आए बदलावों को लेकर भी वो काफी खुश दिख रहे हैं। जी, बहुत ग्रो कर रहा है, ये एक इम्प्रेशन तो है और काफ़ी पॉजिटिव इमेज बाहर भी बन रही है। मोदी जी के बारे में काफ़ी खुश है लोग। कुछ अच्छी चीज़ें बहुत हुई है पिछले कुछ सालों में, तो मुझे तो लग रहा है लोग खुश है। इंडिया अभी हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इस समय। इकोनॉमी भी अभी 5वीं में पहुंच गए हम, तो वो भी हमारे लिए खुशी की बात है। इस लिहाज से पीएम मोदी की ये यात्रा काफी अहम है। भारत और सिंगापुर के रिश्ते काफी पुराने हैं। दोनों देश बड़े व्यापारिक साझेदार भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। तो और मजबूती जो है रिश्तों में नजर आएगी, ना सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक विरासत दोनों देश साझा करते हैं। सिंगापुर में दुनिया भर की कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। इन कंपनियों के लिए भारत संभावनाओं से भरा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। और ये आकर्षण तब है मुकुल क्योंकि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ग्रीन एनर्जी। ग्लोबल बिजनेस स्कूल के चेयरमैन अतुल तेमुरनीकर से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। कई अहम क्षेत्रों में भारत और सिंगापुर आपस में सहयोग कर रहे हैं और हमने बीते वर्षों में देखा है कि ये सहयोग काफ़ी बड़ा है। चाहे वो विनिर्माण में हो, अब नए नए क्षेत्रों की पहचान हो रही है। सेमीकंडक्टर में हम एजुकेशन में पहले ही एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं और निवेश के मामले में सिंगापुर आसियान देशों में सबसे एक तरह से प्रमुख देश है जहां से सबसे ज़्यादा निवेश भारत में होता है। तो इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है मिस्टर अतुल, जो ग्लोबल स्कूल ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की तरफ पर आने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि सहयोग की जो संभावना है उसमें हम आगे जा सकते हैं, भारत और सिंगापुर मिलकर काम कर सकते हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री का जो ये ट्रिप है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। जो हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में बहुत अत्यंत अच्छे रिलेशंस हैं, लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों देशों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बहुत पॉजिटिव है और इंडिया की जो आज इमर्जिंग सुपर पावर स्टेटस आ रही है धीरे धीरे, इसमें ये हो रहा है कि इंडिया को लोग न्यूट्रल देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली देख रहे हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है एंड कॉन्स्टेंटली उसमें रेटिंग्स अच्छे जा रहे हैं। जी हाँ, ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी पे दोनों सरकार ने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं। सिंगापुर का ग्रीन प्लान है 2030 का, इंडिया का भी प्लान है। आई थिंक इंडिया में जो रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ग्रीन एनर्जी के वो अनइमेजिनेबल है। आप सोलर एनर्जी का ले लीजिए या बाकी सस्टेनेबल मेजर्स जो हैं, इंडिया में स्केल बहुत ही अलग है। तो बट सिंगापुर में एक्सपर्टीज़ है सस्टेनेबिलिटी की, ग्रीन रिसोर्सेज की है, ग्रीन कैपिटल की अवेलेबिलिटी है सिंगापुर में। जो वर्ल्ड की पूरी कैपिटल कंपनीज आती हैं और ग्रीन कैपिटल यहाँ से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडिया को वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि इन्वेस्टमेंट साइड पे और एक्सपर्टीज साइड पे अपने इंडिया में लेके आने के लिए, सो दैट वी कैन स्केल अप द एंटायर सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम टू अ वेरी डिफरेंट लेवल। इस तरह से जो व्यवसायी हैं भारतीय समुदाय के यहाँ सिंगापुर में काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित हैं और जो सहयोग के नए क्षेत्र हैं, जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, सेमीकंडक्टर हो, ग्रीन एनर्जी हो, उसमें किस तरह से सिंगापुर और भारत मिलकर काम कर सकते हैं, उसके लिए एक अपार संभावनाएं दिखती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है इन सब मायनों में। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, सिंगापुर। तो बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनाई और सिंगापुर का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनाई दौरे का दूसरा दिन है और उसके बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपने संवाददाताओं को जोड़ेंगे, उनसे लेंगे तमाम अपडेट जो ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए नया सवेरा। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर
एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, ना सिर्फ ब्रुनेई बल्कि उसके बाद वो सिंगापुर भी रवाना होंगे और दोनों ही जगह से हमारे जो संवाददाता हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। मुनमुन हमारे साथ जुड़ी हैं मंदसरी वेकवान से और शैलिन मिश्रा सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले मुनमुन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं ब्रुनेई को लेकर, हमने देखा किस तरीके से दोनों देशों के बीच ये रिश्ते हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से कैसे जो रिश्ते हैं और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, मजबूत होते हुए नजर आएंगे। जी मुकुल, मैं पहले आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है न्यूज़पेपर जो यहाँ पे छपा हुआ है, अखबार ब्रुनेई दारुसलाम में, और इसमें आप देख सकते हैं जो फ्रंट पेज पे फोटो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। क्राउन प्रिंस जो कि एक सीनियर मिनिस्टर भी हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में यहाँ पर, वो आए हैं उन्हें रिसीव करने। ये वो चित्र हैं जो सेरेमोनियल वेलकम और जो प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर मिला उसके पहले के हैं। और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो और भी फोटोग्राफ्स हैं जो प्रधानमंत्री की मस्जिद विजिट थी उसको लेके हैं चित्र, और वहाँ पे भी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री का आगमन करने के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए। भारतीय समुदाय के लोग भी थे। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरीके का कवरेज हुआ है यहाँ पर मीडिया ने जो किया है प्रधानमंत्री की यात्रा का। जी आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन है प्रधानमंत्री की यात्रा का ब्रुनेई दारुसलाम में। आज सारा जो फोकस है वो सब्सटेंस पर है कि क्या निकलेगा, जो द्विपक्षीय वार्ता होगी और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी दोनों देशों के बीच में। तो प्रधानमंत्री निकल चुके हैं रॉयल पैलेस के लिए, इसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान, और ये एक दो शब्दों का मिलन है एक तरीके से कहा जाए। एक मलेन शब्द है और अरबिक शब्द है। अब ये जो पैलेस है ये इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा चुका है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रॉयल रेसिडेंस ऑफ अ लिविंग हेड ऑफ स्टेट। तो ये खाती मिली हुई है इस पैलेस को। तो इस पैलेस की खूबसूरती जो है वो अलग ही है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि हो क्या सकता है, तो इसमें यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर आगे प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड है। क्योंकि सैन्य की बात करें हम तो सैन्य में हमें देखना होगा कि क्या कोई जॉइंट वर्किंग ग्रुप का अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के बीच में। और यहाँ पर ऑलरेडी 2016 में एक MOU था जो 5 साल के लिए था, उसके बाद 2021 में इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। जो नौसेना जहाज़ों का आदान प्रदान होता है एक तरीके से, अगर हम कहें कि दे विजिट शोर्स ऑफ ईच अदर कंट्रीज, तो वो सिलसिला चलता रहा है। कम से कम 2006 से सिलसिला चलता रहा है। 2024 में भी ऐसे 2 जहाज थे जो भारत ने भेजे, चाहे वो भारतीय कोस्ट गार्ड का हो समुद्र पहरेदार या भारतीय नौसेना का हो INS किल्टन। और वहाँ से भी हमारे यहाँ जो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस हुए हैं उनके जो ब्रुनेई रॉयल नेवी की शिप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये दिखाता है कि कूटनीति के क्षेत्र में एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट है दोनों साइड्स का। तो स्पेस और डिफेंस ये 2 मेजर सेक्टर्स हैं। कुछ समय में मैं आपको बताऊंगी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या एक्सपेक्टेड है। तो मुनमुन, कहीं ना कहीं ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में भारत जो है वो तमाम संभावनाएं ब्रुनेई में देख रहा है। सिंगापुर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ब्रुनेई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंच रहे हैं और सिंगापुर और भारत के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं। पिछले 10-15 सालों से हमने देखा है कि कितनी गति मिली है, और खासकर सिर्फ विरासत या सांस्कृतिक तौर पर नहीं, आर्थिक वृद्धि भी मिली है, क्योंकि भारत सिंगापुर में और सिंगापुर भारत में अनेक विकल्प मौजूद हैं जिसे
एक दूसरे को फायदा मिल सकता है। जब प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे, 5वीं यात्रा जरूर है और 6 सालों के अंतराल के बाद जरूर हो रही है, लेकिन क्या क्या अपार संभावनाएं हैं भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचने वाले हैं, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आज उनके सम्मान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने एक डिनर का आयोजन किया है और कल हम देखेंगे कि बैठक होगी, उसमें MOU पर दस्तखत होंगे। उस पर सभी की निगाहें हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किया जा सकता है जो साझा सहमति पत्र पर दस्तखत होने हैं। तो उसको लेकर इसलिए भी बहुत लोगों की निगाहें हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो ICMR की बैठक हुई थी, भारत के 4 बड़े मंत्री, विदेश मंत्री S जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सूचना प्रसारण मंत्री, IT इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित 4 मंत्री, नितिन गडकरी, तो ये आए थे उस वक्त। तब जो सहयोग के क्षेत्र हैं, हम जानते हैं कि जो ये बैठक है वो समय समय पर होती है, 2 नए क्षेत्र पर सहमति एक बनी थी, उनको जोड़ा गया था। एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी कनेक्टिविटी। हम जानते हैं कि एविएशन में हम और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तमाम जो जो भारतीय उड्डयन क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो यहाँ सिंगापुर में ऑपरेट कर रही हैं। यहाँ से आप देखें तो तमाम कंपनियां हैं वो भारत में अपना कामकाज कर रही है। तो कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर टेक्नोलॉजी आती है, सिंगापुर उसका एक बड़ा महारथी है। हम जानते हैं कि अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में तमाम जो तकनीक की विशेषज्ञता है उसमें हम देखें तो सिंगापुर की मदद कई महत्वपूर्ण देश लेते रहे हैं। अब तमाम बड़ी कंपनियों को लगता है जो अमेरिका में या सिंगापुर में या ताइवान में या कोरिया में जिनका सेंटर है कि दूसरा सेंटर उनका हो सकता है अगर वो उस पर सोचते हैं तो भारत में जो इन्वायरमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो इकोसिस्टम हम बना रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से साझेदारी इन बड़ी कंपनियों की हो सकती है। सेमीकंडक्टर को लेकर हम जानते हैं कि हाल में कई फैसले लिए गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसले लिए हैं। सेमीकंडक्टर पार्क सेटअप करने को लेकर भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो दरअसल वो एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, उसको लेकर सिंगापुर की कंपनियां हैं। चूंकि आप देखें 15 प्रमुख कंपनियों में से 9 कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं यहाँ पर। अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करें या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कुल मिलाकर बड़ा केंद्र है सिंगापुर। तो कैसे स्किल डेवलपमेंट करके, कैसे जो हमारे पास जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करके जो भारत इकोसिस्टम बना रहा है उसका फायदा उठाकर एक विन विन सिचुएशन सिंगापुर और भारत के लिए हो सकती है, उस ओर बहुत ध्यान दिया जाना है। और हमें लगता है कि ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी शैलेंद्र, अब जाहिर तौर पर उम्मीद यही है कि जो अभी तक निवेश जिस तरीके से हुआ है उसमें और इजाफा होता हुआ हमें यहाँ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए ना सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि इसके साथ ही, क्योंकि जब भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं और अभी 5वें पायदान पर हैं और प्रयास यही है कि कैसे हम तीसरे स्थान पर पहुँच सकते हैं, उस नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि सेमीकंडक्टर का भी आपने उदाहरण दिया, इसके अलावा क्योंकि भारत जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अब लगातार आगे बढ़ रहा है, उस दिशा से अगर देखा जाए, उस नज़रिए से अगर हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ इस दौरे से निकल कर आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमें तेज आर्थिक विकास बनाए रखना है और अपनी ग्रोथ रेट को और आगे ले जाना है, 7% से भी ऊपर ले जाना है, तो हमें नए नए क्षेत्रों की पहचान करनी होगी। ग्रीन एनर्जी में निवेश बढ़ाना होगा, तो हमें चिन्हित करना होगा कि कौन से देश, कौन से बड़े फंड मैनेजर हैं, कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में निवेश को इच्छुक हैं। कंपनियां तब निवेश करती हैं जब देश की साख अच्छी हो, वहाँ पे एक स्थिरता हो, वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा हो। और हम जानते हैं कि बीते आप एक दशक में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमने एक इकोसिस्टम बनाया है। और कोविड के बाद खास तौर पर दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर इसलिए जा रही है कि हमने बहुत बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोविड का प्रबंधन किया है। और एक दूसरे विकल्प के तौर पर अगर कोई कहीं पर कंपनी का मुख्यालय है तो भारत की तरफ देख सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की तरफ कंपनियां देख रही हैं, जियोपॉलिटिकल जो हालात है, तो उसमें भारत सबसे चुनिंदा डेस्टिनेशन हो सकता है। इस बात को भारत बेहतर से समझता है और यही है कि एक के बाद एक फैसले लिए गए हैं। हमने देखा है जिसमें
तमाम कंपनियां हैं, तो निश्चित तौर पर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन या फिर कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें, इस जो सहयोग की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और हम कह सकते हैं इसकी एक शुरुआत भर है। चूँकि एफडीआई में तो हम जानते हैं कि सिंगापुर शीर्ष में है भारत में निवेश करने के मामले में। कुल एफडीआई का आप देखें तो 22-23% सिंगापुर से आता है, जो कि बहुत बड़ी एक तरह से एक रकम है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है और सिंगापुर को भी इसका फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत के पास हम जानते हैं टैलेंट की कमी नहीं है, भारत के पास वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है, उससे शैलेंद्र तो कहीं ना कहीं अपार संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से आपने जिन क्षेत्रों की बात करी, देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की जमीन पर पहुंचेंगे तो उसके बाद किस तरीके से इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री लेकर आएंगे। मुनमुन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है ब्रुनाई से। मुनमुन, जिस तरीके से आप बता रही थी कि रक्षा और ऊर्जा दो ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जिस पर आज फोकस रह सकता है, इसके अलावा मुनमुन अंतरिक्ष भी एक बड़ा फोकस रह सकता है, क्योंकि भारत का ब्रुनाई में एक अंतरिक्ष स्टेशन है और इसरो लगातार कई प्रक्षेपण में मदद ले रहा है ब्रुनाई के। ऐसे में अगर अंतरिक्ष के लिहाज से देखा जाए, स्पेस इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, तो भारत किन संभावनाओं से लेकर ब्रुनाई के साथ रिश्ते आगे बढ़ा सकता है? जी भावना, आप ही की बात को मैं आगे ले जा रही हूँ। 2000 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने, जैसे आपने कहा, एक टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कंट्रोल अनकमांड स्टेशन यहाँ पर बनाया था। अब इससे भारत क्या करता है कि जो भी ईस्टवर्ड लॉन्चेस होती हैं, जो भी स्पेस रिलेटेड होती हैं, चाहे वो लॉन्च व्हीकल्स की हो या सैटेलाइट की हो, उनकी वो प्रोग्रेस मॉनिटर कर पाता है। इस सिलसिले में एक MOU पहले हो चुका है और भारत क्या करता है कि भारत जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं ब्रुनाई दारुसलाम को, उनको ट्रेन करता है, अपनी स्पेस रिसर्च साझा करता है। अब ये माना जा रहा है कि शायद कोई MOU हो इसी स्टेशन से लिंक्ड, तो इसमें क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात हो सकती है, क्या लोकेशन चेंज की कोई बात हो सकती है। तो अभी ये थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग और स्पेस रिसर्च की बात है, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम कई देशों को मदद कर रहे हैं। हमने चंद्रयान 3 का लक्ष्य प्राप्त किया, अब हम गगनयान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये एक क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी जो MOU हो सकता है वो देखना होगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टेशन है इसी से संबंधित होगा या फिर उससे और भी आगे कोई बात होगी। जी बिल्कुल, ये वाकई देखना होगा, क्योंकि ये तमाम अलग अलग सेक्टर्स जिनके लिए हम मान सकते हैं कि बहुत कुछ जो है वो निकल कर आएगा। और भारत जो कि विश्व में तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उस लिहाज से और ज़्यादा आकर्षण तमाम देशों का है जो कि निवेश के लिए इच्छुक हैं। और क्योंकि भारत जो कि भरोसा लगातार जताता है कि यहाँ आपका जो निवेश है सुरक्षित है, उस वजह से भी भावना कह सकते हैं लगातार निवेश के जो अवसर हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये तमाम अवसर कहीं ना कहीं, फिर चाहे स्पेस की हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो ये तमाम सेक्टर्स जो हैं काफ़ी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो महत्वपूर्ण देश हैं ब्रुनाई और सिंगापुर। मुनमुन और शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन शुरू हो रहा है। बताएंगे आपको इसकी विशेषता। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सबकी जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो
या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज लखनऊ स्थित मध्य कमान मुख्यालय में आयोजित होगा। सशक्त और सुरक्षित भारत थीम पर होने वाले सम्मेलन में सेनाओं के प्रक्रियागत सुधार, संयुक्तता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशस्त्र बलों में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सभी सैन्य कमांडरों के साथ एक ही स्थान पर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री स्तर की ये एक नई पहल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज उद्घाटन भाषण देंगे। सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में परिवर्तन रखा गया है। राजनाथ सिंह कल रक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे और शीर्ष स्तरीय सैन्य नेतृत्व को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण में मौजूदा अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए संभावित परिचालन का पता लगाएंगे। साथ ही भविष्य के युद्धों के लिए एक मजबूत अवधारणा विकसित करने के लिए खतरे और संसाधनों का मिलान किया जाएगा। ये सम्मेलन कमांडरों को सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण योजनाओं की समीक्षा करने और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा क्षमता सुधार के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। थिएटर कमान के निर्माण की दिशा में स्वतंत्रता के बाद रक्षा बलों का सबसे बड़ा परिवर्तन भी बैठक के एजेंडे में होगा। सम्मेलन में रक्षा बलों के विभिन्न निदेशालय अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे, जिसमें परिचालन भी शामिल है। सम्मेलन में सेनाओं के विभिन्न मेक इन इंडिया पहलों पर और उनकी प्रगति पर भी चर्चा की जाएगी। खबर अब त्रिपुरा से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आपको इस समझौता ज्ञापन के बारे में बताते हैं। त्रिपुरा के मूल निवासियों की समस्याओं का स्थायी समाधान लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इसी साल मार्च महीने के अंदर TIPRA मोथा, त्रिपुरा और केंद्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के समझौते से क्षेत्र में हिंसा और संघर्ष पर विराम लगेगा और शांति की बहाली हो सकेगी। और बात कर लेते हैं भावना हरियाणा की भी। दरअसल लगातार अगर बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन का काम लगभग पूरा कर लिया है और यहाँ की सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन का दौर अब कल से शुरू होने वाला है। लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पहली लिस्ट में 30 से 40 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं और लिस्ट जारी करने से पहले आज एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक भी हो सकती है। तो हरियाणा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत हो रही है। सीटों पर सहमति को लेकर कांग्रेस और आप नेताओं की आज बैठक होने वाली है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से आप सांसद राघव चड्ढा मुलाकात कर सकते हैं। तो ना सिर्फ हरियाणा बल्कि बात अगर करें जम्मू कश्मीर की भी, तो यहां भी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अब जो प्रचार है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इस चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। आपको बताया, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रामबन और अनंतनाग जिलों में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। तो ये तो थी जनादेश से जुड़ी खबरें। अब आइए अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां ज्ञानवापी परिसर में अतिरिक्त ASI सर्वे के लिए दायर याचिका पर वाराणसी जिला अदालत
में आज सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई पर अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता ने कहा था कि पहले ही एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है, अब अतिरिक्त सर्वे कराने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने बोला था कि इसकी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में बहस पूरी ना होने पर अदालत ने इसे जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 4 सितंबर यानी आज की तारीख निश्चित की थी। और इसी के साथ ही नया सवेरा में हम यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मॉनसून की, क्योंकि बारिश से कई राज्यों में जल प्रलय आई हुई है और हाहाकार मचा हुआ है। बात करें अगर तेलंगाना के कई हिस्सों की, तो यहाँ बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। खम्मम जिले के करुणागिरी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बाढ़ का पानी गांव में घुस जाने से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं राज्य भर में आपको बता दें, भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोगों के बह जाने की भी संभावना जताई गई है। राज्य भर में 110 राहत शिविर लगाए गए हैं और 4000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया गया है। भारी बारिश के कारण 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं सेना भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 10,000 और मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देगी। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई है। वहीं भाजपा नेता पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी ने राज्य सरकार पर राहत और बचाव कार्य में विफल होने का आरोप भी लगाया। At the same time, state government failed in their duty to come to the rescue of and to come to the facilitate the who are facing the hardships. I am requesting still the government has to appoint a special officers with a special mechanism for the assist. Now also damage control should be happened. तो ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश की भी अगर बात करें तो कई जिलों में यहां भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। विजयवाड़ा जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण जल भराव हो गया और प्रशासन द्वारा बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ जैसे हालात से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। एनडीआरएफ की टीम ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए दूध, पानी, बिस्किट जैसी खाद्य सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचा रही है। बात कर लेते हैं अब गुजरात की। गुजरात में भी बारिश आफत बनके बरसी है। भारी बारिश का सिलसिला गुजरात में लगातार जारी है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, बोटाद, भावनगर, खेड़ा, आनंद, वडोदरा, पंचमहल, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा और सूरत। आपको साथ ही बता दें कि राज्य में बीते कई हफ्तों से हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ से बाहरी तबाही मची है। तो लगातार कई ऐसे हिस्से हैं जहां पे जल भराव की स्थिति बनी हुई है और फिलहाल क्या स्थिति रहेगी, इस पर और जानकारी के लिए अहमदाबाद से हमारी सहयोगी सुमन बोरान फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमन, जानना चाहेंगे मौसम विभाग ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, क्या स्थिति मौसम की बनी हुई है राज्य में? दिनों से गुजरात के कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हुई है। वहीं हम भरूच की बात करें तो भरूच के वलिया में कल तेज बारिश हुई है। बादल फटने की वजह से वहां पर सब जगह पानी भर गया है। निचले स्तर के जो गांव हैं उन गांवों को खाली करवाया जा रहा है, उन्हें ऊपरी जो इलाके हैं वहां पर ले जाया जा रहा है। वहीं कच्छ की बात करें तो कच्छ के रापर में कल 3 इंच वो बारिश हुई है। सूरत में भी लगभग 4 इंच बारिश हुई है और बारिश की वजह से कई सारे जहाँ पर पानी भरने की सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन कर उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।
डैम की बात करें, जो नर्मदा डैम है उसके 15 दरवाजे जो है वो खोले जा चुके हैं। लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा चुका है। तो ऐसे में जो नीचे के जो गांव है वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और ओवरऑल एवरेज की बात की जाए तो लगभग कच्छ में 125%, तो वही जो दक्षिण गुजरात है वहां पर 111% इतनी बारिश जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और भारी बारिश की वजह से काफी लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो NDRF है, SDRF है, साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड है, तो जिन जगह पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से भी निकाला गया है। पोरबंदर की घटना हमने हाल ही में देखी, वहां पर भी इससे पहले काफी सारे लोगों को जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी सुमन, इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। और वडोदरा की बात करें, कच्छ की बात करें, भरूच की बात करें, यहाँ मौसम विभाग ने किस तरीके की आगे के लिए एडवाइजरी जारी की है? और अगले 24 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल, अगले 24 घंटे के लिए गुजरात का जो सौराष्ट्र है और कच्छ है और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है, जहां पर दक्षिण गुजरात में भरूच, नवसारी, सूरत, वलसाड ये जो जिले हैं यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं जो भावनगर है, तापी है, डांग है, इस तरीके भावनगर जो सूरत के अन्य इलाके हैं वहां पर भी तेज बारिश होने की जो संभावनाएं है वो बताई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने भी इसकी समीक्षा एक बैठक की है और जिन जगहों पर पानी का भराव हो चुका है वहां पर तुरंत ही स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधाएं हैं वहां पर लोगों तक पहुंचाई जाए और पानी का जो है वो निकास किया जाए। साथ ही बारिश की वजह से राज्य भर के जो सड़क परिवहन जो अफेक्ट हुआ था, जो रास्ते हैं वो खराब हुए थे, उनकी मरम्मत का काम जो है वो सुचारू रूप से चालू किया गया है। काफी सारे जो रोड्स है वो सुचारू रूप से शुरू कर दिए गए हैं। जी सुमन, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मुख्यमंत्री से लगातार बात करते रहे हैं और इस मामले पर कि जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात गुजरात में लगातार बने हुए हैं, पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, उस पर भी लगातार मुख्यमंत्री से बात करते रहे हैं। फिलहाल सुमन, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से जो बारिश है उस वजह से आफत देखने को मिल रही है, लोग परेशान हैं। लेकिन नया सवेरा में और भी खबरें उनसे आपको रूबरू कराएंगे, उससे पहले रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा का। मुकुल, आज के समाचार पत्रों की अगर हेडलाइन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनई और सिंगापुर यात्रा से जुड़ी हुई खबर आज सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर प्रकाशित की। आपको बता दें कि 2 देशों की जो ये यात्रा प्रधानमंत्री की है उसके पहले चरण में प्रधानमंत्री कल ब्रुनई पहुंचे और ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है इस तथ्यों के साथ आज अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित किया है। बताया कि भारत के लिए क्यों अहम है ब्रुनई, साथ ही साथ यहाँ पर जो 14,500 भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो कितने प्रधानमंत्री से जब मिले तो कितने खुश नजर आए। साथ ही ये भी बताया कि 2700 लाख डॉलर का निवेश ब्रुनई ने किया भारत में हाइड्रोकार्बन को लेकर के। तो तमाम ऐसे तथ्य, ऐसी बातें, ऐसे बिंदुओं को देखते हुए आज के समाचार पत्रों में इस खबर को लिया गया है। एक और खबर की बात करें तो ये है राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल से जुड़ी हुई, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से अधिसूचना, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें उनके अधिकारों को और बढ़ा दिया गया है। और अब आपको बता दें कि प्राधिकरण और बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति भी दिल्ली के उपराज्यपाल कर सकेंगे। इस खबर को आज जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर लिया है, साथ ही अन्य प्रमुख अखबारों में भी आज ये खबर हमें देखने को मिली है। इसके अलावा एक और खबर की बात करें तो यह है रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई। जी हां, जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है तो इसी कड़ी में आधुनिक टैंक, रडार, गश्ती पोत और विमान भी अब भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से खरीदे जाएंगे। और आपको बता दें कि रक्षा खरीद परिषद की जो बैठक हुई है उसमें 1.45 लाख करोड़ के 10 प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।
सैन्य बलों की मारक क्षमता और बढ़ेगी इससे, और आपको बता दें कि खोज अभियान में भी इससे तेजी आएगी। इसके अलावा एक और खबर की बात करते हैं तो भारतीय कंपनी के हमलावर ड्रोन से जुड़ी हुई ये खबर है जिसने पहली सफल उड़ान भरी है। आपको बता दें कि बेंगलुरु की कंपनी ने इसे बनाया और ये स्वदेशी यूएवी जो है इसकी क्या क्या खासियत है इसको लेकर के आज इस खबर में बताया कि 15,000 फीट यानी मध्यम ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। 300 मीटर के रनवे यानी छोटी हवाई पट्टी से ये उड़ान भर सकेगा और 250 किलोमीटर घंटे की मैक्सिमम स्पीड के साथ 7 घंटे तक उड़ान भर सकता है। और आपको बता दें कि 102 किलो वजन है इसका और 30 किलो तक मिसाइलें ले जा सकता है ये ड्रोन। तो ये भी एक अच्छी खबर आज अखबारों में हमें देखने को मिली। इसके अलावा और भी खबरें हैं जो कि अनचाही कॉल से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ट्राई ने सख्त एक्शन लेते हुए लगभग 3.25 लाख फ़ोन नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए हैं, यानी कि उन्हें काट दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार आप जिस तरह से परेशानियों का स्पैम कॉल को लेकर के सामना करते हैं तो उसको लेकर के ट्राई लगातार सख्त रुख अपना रहा है। इसके अलावा एक और खबर आज अखबारों में देखने को मिली है। राष्ट्रीय सहारा अखबार ने भी इस खबर को लिया है जो डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट के माध्यम से एक खबर प्रकाशित और बताया कि मध्यम श्रेणी के शहरों में किस तरह से डिजिटल पेमेंट को लेकर के क्रेज बढ़ रहा है। ये भी बताया है कि दिलचस्प बात भोपाल, इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद, पुणे, जयपुर, पटना और भुवनेश्वर जैसे जो चुनिंदा शहर हैं वहाँ पर डिजिटल पेमेंट का रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है मध्यम वर्ग में। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है इसके देश के 120 शहर और इसमें 6,000 से ज़्यादा ग्राहकों और 1,000 से ज़्यादा कारोबारियों पर इसका शोध किया गया था। तो आज एक खबर प्रकाशित है अखबार में इस शोध के माध्यम से। तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी ये खास और अहम खबरें। तो संध्या, अलग अलग क्षेत्रों से जो अहम खबरें आप अखबारों के पिटारे से लेकर हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की जो कि जुड़ी हुई हैं दुनिया भर से भी। क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं ये भी खबरें। रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन में देर रात हथियार प्रमुख और 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। ज़ेलेंस्की सरकार में संभावित फेरबदल से पहले ये उथल-पुथल दिखाई पड़ रही है। इस सप्ताह नई नियुक्तियां होने की उम्मीद है। श्रीलंका सरकार ने अगले साल जनवरी से ट्राई फोर्सेस में सेवारत सभी सदस्यों के मूल वेतन की वृद्धि की घोषणा की है। इससे पहले सार्वजनिक सेवा के लिए मूल वेतन में सबसे निचले रैंक के लिए कम से कम 24% की वृद्धि, सार्वजनिक सेवा पेशेवरों के लिए 24% से लेकर 50% तक की वृद्धि की भी घोषणा की गई है। बोको हराम आतंकवादियों ने नाइजीरिया में कम से कम 37 लोगों की हत्या कर दी है। आतंकवादियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर उत्तर पूर्वी नाइजीरियाई गांव में धावा बोला। इस दौरान आतंकियों ने एक बाजार में गोलीबारी की और दुकानों और घरों में आग लगा दी। वहीं अफ्रीका के कांगो में मकाल केंद्रीय जेल से भागने की कोशिश करते हुए करीब 129 कैदी मारे गए। राजधानी किंशासा में काला जेल से भाग रहे 24 कैदियों को गोली मार दी गई। वहीं अन्य की भगड़ में दम घुटने से मौत हो गई। और दुनिया भर की खबरों के बाद आइए बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। अंदाज रहेगा सुपरफास्ट। विश्व बैंक ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण मांग के सुधार के दम पर चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है। 1 लाख रुपए और उससे ऊपर के स्मार्टफोन की बिक्री में साल दर साल वर्ष की पहली तिमाही में 20% और दूसरी तिमाही में 10% का इजाफा देखने को मिला है। ट्राई के निर्देशों पर सेवा प्रदाताओं ने स्पैमिंग के लिए दूरसंचार संसाधनों के लिए दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 50 से अधिक संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो ट्राई ने ये नया कदम उठाया। वहीं बढ़ती आय और वैश्विक संस्कृतियों के प्रति अधिक जागरूकता से पिछले 1 साल में 2 या अधिक विदेश यात्राएं करने वाले भारतीयों की संख्या में 32% का इजाफा हुआ है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं खेल जगत के हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में।
पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए मेंस जेवलिन थ्रो में F46 वर्ग में अजीत सिंह ने रजत पदक हासिल किया। प्रतियोगिता का कांस्य पदक भी भारत के नाम रहा। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.96 मीटर के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। पैरालंपिक के हाई जंप T63 मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। शरद कुमार ने 1.88 मीटर की जंप के साथ सिल्वर पर अपना कब्जा जमाया। वहीं मरियप्पन ने 1.85 मीटर की जंप के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में सफलता हासिल की। पैरालंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी साइकिलिंग, एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और तीरंदाजी में पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। पेरिस पैरालंपिक में भारत की दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक जीता है। पैरालंपिक खेलों में ये दीप्ति का पहला पदक है। जर्मनी के हनोवर में चल रही दूसरी विश्व बाधित निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत की प्रांजलि धूमल ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक पर निशाना साधा। ये उनका प्रतियोगिता में लगातार दूसरा पदक है। नया सवेरा में अब खबरें सिने और ग्लैमर वर्ल्ड से अंदाज फटाफट। ओलंपिक 2024 में देश का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर जल्द ही छोटे पर्दे के चर्चित शो कौन बनेगा के 16वें सीजन में नजर आने वाली हैं। यौन उत्पीड़न मामले में अभिनेता सिद्दीकी के बाद अब निर्देशक रंजीत भी गिरफ्तारी से बचने के लिए केरल हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। कहा गया है कि उन पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उन्हें फंसाने की साजिश की गई है। मशहूर मलयालम अभिनेता निविन पॉली पर नेरियामंगलम की एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में 6 आरोपी शामिल हैं। अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर स्टारर द लेडी किलर पिछले साल नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 11 महीनों बाद अजय बहल निर्देशित ये फिल्म डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है, जो कि दर्शक फ्री में देख सकते हैं। सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के विवादों पर नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा है कि आतंकवादियों के कोड नेम को लेकर मचे बवाल के चलते अब सीरीज के शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया। करीना कपूर खान अब अपनी अपकमिंग फिल्म द बकिंगम मर्डर्स को लेकर सुर्खियों में है, जिसमें बेबो एकदम नए अवतार में दिखाई देने वाली है। साउथ एक्टर जूनियर NTR ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 50-50 लाख रुपए का दान देने की घोषणा की है। और आइए नया सवेरा में जान लेते हैं मौसम का हाल भी। IMD ने गुजरात, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आज राजस्थान, पंजाब, दिल्ली NCR, प्रायद्वीपीय भारत के कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी बारिश की संभावना है। वहीं IMD ने इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं द्वीपीय राज्य अंडमान निकोबार में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आइए अब जानते हैं आपके शहर का मौसम का हाल।
तो जान लिया आपने आपके शहर में मौसम का भी हाल कैसा रहेगा। फिलहाल आज के लिए नया सवेरा में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले आइए अब आपको छोड़ जाते हैं कुछ मनमोहक तस्वीरों के साथ। आदिवासियों का एक अपना ही संसार होता है। अपने रिवाज, रहन सहन, कला, पहनावे में ये लोग अपने जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं। इनके नृत्य बेहद ही खूबसूरत होते हैं। इनमें एक संदेश छिपा रहता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गुजरात में बसने वाले जनजाति नाटफा का ये नृत्य। आप इससे लुत्फ लीजिए इस नृत्य का, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे